दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस आप सभी का स्वागत करते हैं। यूपी स्पेशल के फर्स्ट पार्ट में हमने यूपी का जितना पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो डिस्कस कर लिया है। भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन एंड जो उसका रिवर डैम, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम कुछ चैप्टर्स को और बढ़ाएंगे, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट अब तक नहीं देखा है तो दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाइए और फर्स्ट पार्ट यूपी स्पेशल का कवर करो। ठीक, आज हम सेकेंड पार्ट में वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों से इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, उत्तराखंड के गठन के कारण यूपी का अधिकांश वन क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया। उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से वनावरण शेष है। कितना? 6.15, और वृक्षावरण 3.08। तो दोनों को अगर आप मिला दो तो ये 9.23% तक पहुंच जाता है। ठीक, प्रदेश सरकार इसे 15% पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। तो ये पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि अभी वन कितना है, 9.23। ठीक, वन एवं वृक्ष का क्षेत्र है। और लक्ष्य कितना है प्रदेश सरकार का? तो 15%। भारत का कितना है? 33%। ठीक, ये यूपी का है और ये इंडिया का है। ये इतनी बातें आप अगर एक साथ रिलेट कर लोगे तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा। अब यूपी की वन स्थित रिपोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट और देखते हैं। कुल वनावरण कितना है, तो ये नहीं याद रखना। ठीक, हाँ, वनावरण का प्रतिशत हम पहले भी बता चुके हैं, 6.15, जिसमें कि अति सघन वन 1.09%, मध्यम सघन वन 1.67% और खुले वन सबसे ज़्यादा हैं 3.39%। ठीक है, कुछ और बातें। वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिला, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? सोनभद्र में, देन चंदौली में, देन चित्रकूट में। सबसे कम वन कहाँ पे हैं? तो भदोही में, मैनपुरी में एंड देवरिया में। तो सबसे कम भदोही, सबसे अधिक सोनभद्र। ठीक है, टॉप 3 ये, बॉटम 3 ये आपको पता होने चाहिए। भदोही, मैनपुरी, देवरिया। सबसे कम भदोही में, फिर उससे अधिक मैनपुरी में और उससे अधिक देवरिया में। सबसे अधिक फॉरेस्ट सोनभद्र में, उससे कम चंदौली में और फिर उससे कम चित्रकूट में। ये मैक्स, ये मिनिमम। ठीक है, इतना पता हो गया। झाड़ियाँ, कुल क्षेत्र का 0.23%, इतना काफ़ी है। वन क्षेत्रफल वाले जिले, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे, ये तो प्रतिशत के आधार पर है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये प्रतिशत के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सोनभद्र फिर से टॉप पर है, लेकिन नंबर 2 पर लखीमपुर है और नंबर 3 पर मिर्ज़ापुर है। चंदौली और चित्रकूट यहाँ से कट गए। न्यूनतम में भदोही अपने स्थान पर मेंटेन है, लेकिन नंबर 2 पर मऊ है और उससे कम फिर मैनपुरी है, ना कि मैनपुरी नंबर 2 पे यहाँ पे नहीं आता। क्षेत्रफल में, प्रतिशत में जो है सबसे कम में मैनपुरी नंबर 2 पर आता है। उत्तर प्रदेश में वनों का प्रकार, तो उष्ण कटिबंधी पर्णपाती, उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधी कटीली झाड़ियाँ। ठीक, उष्ण कटिबंधी मतलब होता है ट्रॉपिकल। और कुछ और बातें। यूपी में वन महोत्सव ये 1 से 7 जुलाई के बीच, यानी कि प्रथम सप्ताह जुलाई में मनाया जाता है। 1952 से शुरू है। और वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है? वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, रोटी ही जीवन है। ये इसका मूल है, मूल आधार है। कुछ और बातें। यूपी में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और योजनाएं, इन पे थोड़ा ध्यान देंगे। तो सामाजिक वानिकी योजना 1979 से शुरू है, 1979 से। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना 1989 to 90 के बीच में है। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004 to 5 है। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत 2005-6 में की गई।
इनमें से क्या याद रखना है? सिर्फ इसे, बस, और कोई नहीं। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना के लिए कौन कौन से जिले हैं वो जरा याद रखेंगे। ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 5 जिले हैं और 2007-8 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। ईयर नहीं याद रखना है, जिले याद रखना है कि बांस के अंतर्गत वन सुधार योजना कहाँ कहाँ लागू की गई। तो ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक, ये वृक्ष बंधु पुरस्कार और वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 की है, जो कि आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रिलैक्स रहिए, जो आवश्यक है सिर्फ वो पॉइंट हम आपको याद कराएंगे। देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना यूपी में 1956 में हुई थी। वन्यजीव परिरक्षण संगठन प्रमुख का कार्य प्रदेश में वन्यजीव की सुरक्षा, वन्यजीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंध, साथ में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों, पक्षी विहारों, इनका विकास करना और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग यूपी सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक्स 2021 के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको दुधवा कहते हैं और 11 वन्यजीव विहार, 15 पक्षी विहार हैं। बस यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं? 1, दुधवा। यूपी में कितने वन्यजीव विहार हैं? 11। यूपी में कितने बर्ड सेंचुरीज हैं यानी कि पक्षी विहार? 15। अब और तो दुधवा के बारे में, ये एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है यूपी का। दुधवा यूपी का एक बाघ अभ्यारण्य है। इसके अलावा पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ भी बाघ अभ्यारण्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर, तो नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में, कानपुर प्राणी उद्यान और इसके अलावा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में। ये 3 आप याद रखना। उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ, तो प्रथम वन नीति कब आई थी ये पता होना चाहिए, लिख लो 1952, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित की गई। ठीक, और उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 में किया गया। राज्य वन नीति 2017, उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर अब लागू है। तो अभी जो राज्य वन नीति है, राज्य वन नीति वो है 2017 की। ठीक, इसने किसको रिप्लेस किया? तो इसने रिप्लेस किया 1998 की रिपोर्ट को। 1998 की रिपोर्ट को रिप्लेस किया। 1998 में वन नीति थी, उसको रिप्लेस करके 2017 में राज्य वन नीति अब लागू है। यूपी के पक्षी विहार, देखो इतना ऐसे सब ना तो आप याद कर लोगे, ना ऐसे याद करने की ज़रूरत है, फिर भी एक बार देख लो ताकि अगर इनमें से कोई सिंपल क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैच कर सको। ठीक है, तो विजयनगर पक्षी विहार महोबा में है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, सूर सरोवर आगरा इटावा दोनों 2 जिलों में फैला हुआ है। इसके अलावा समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। एक और चीज़, अगर आप ये पक्षी विहार याद करोगे ना तो आपको वेटलैंड यूपी के जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी, बिकॉज उनके कई नाम इनसे मिलते जुलते हैं। शेखा झील अलीगढ़, जयप्रकाश नारायण या सुराहाताल बलिया, चांद खमरिया कृष्णमृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा प्रयागराज, जिसका पहले इलाहाबाद नाम हुआ करता था। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज उन्नाव पक्षी विहार, समसपुर रायबरेली, पटना पक्षी विहार एटा, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, सांडी पक्षी विहार हरदोई, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर। देखो ये ओखला तो आपको याद रहेगा, आसान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ यूपी में।
और कुछ बातें देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कितने हैं? 11। और उनसे संबंधित जिले कौन से हैं? तो एक एक करके देखेंगे। इस साइड कहाँ शुरू करें? यहाँ शुरू करते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। कछुआ वाराणसी में है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर चित्रकूट में है। करतनिया घाट बहराइच में है। सोहेल देव बलरामपुर में है। बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती 3 जिलों में पड़ता है ये। बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती, ये देख लो, ठीक है। इसके अलावा सुहागी बरवा महाराजगंज में है। फाइन। हस्तिनापुर मेरठ में, हापुड़ में, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। इसको याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यूपी का कौन सा वन्यजीव विहार सबसे अधिक जिलों में फैला हुआ है, तो हस्तिनापुर है। कैमूर, मिर्जापुर, सोनभद्र, महावीर, ललितपुर। ठीक, इतनी बातें। कुछ और चीजें, हाँ, यूपी फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2011-21 के तहत उपरयुक्त के अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि लखीमपुर खीरी में है, एवं टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी एवं बहराइच में है। 2 अन्य टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत में पड़ता है, पीलीभीत एवं शाहजहांपुर में पड़ता है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में पड़ता है, दिया है। इसके अतिरिक्त 2022 में रानीपुर वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिए जाने के साथ अब उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 4, अमनगढ़ बफर सहित। ठीक है, फिर से देख लो। एक दुधवा, ठीक, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा अमनगढ़, एक और कौन सा बचा? रानीपुर। ठीक, ये 4 जो हैं टाइगर रिजर्व अब यूपी में हैं। नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, भूलेगा नहीं। कुछ और बातें देखते हैं। उत्तर प्रदेश की मछलियों की प्रमुख प्रजातियां ढेर सारी है ना, याद करना है? नहीं याद करना है। ऐसे ऐसे ना तो आप याद कर लोगे ना उसका कोई कॉन्टेक्स्ट है। आगे बढ़ो। इटावा सफारी पार्क के प्रमुख तथ्य। और एक चीज़ है, जो चीज़ मान लो हम छोड़ते हैं गैर इंपॉर्टेंट समझ के, इन केस आपको लगता है कि आप हमसे असहमत हैं, तो उसका एक तरीका है, आप वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट लो और उसको आराम से तैयार कर लो। ठीक है ना। हम अपने अनुभव के आधार पर और जो हमारा रिसर्च कहता है उसके आधार पर इम्पोर्टेंट का चयन करते हैं। रिसर्च का बेसिस ये होता है कि टीम ने जो पिछले 10 सालों के यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस साथ में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको इम्पॉर्टेंट मानते हुए उन पे फोकस करती है। लेकिन जैसे दुधवा है वो यूपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है, तो उसको हम फोकस करते हैं। ज़्यादा फोकस किया जाता है जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए उनको। ठीक, तो 10 साल में जो यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए उनको फोकस किया जाएगा। इटावा सफारी पार्क, इसके कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। प्रमुख जीव इसमें कौन कौन से हैं? भालू, तेंदुआ, हाथी, हिरन, शेर। पहले तो ये पता होना चाहिए। एशियाई शेरों को वैकल्पिक वास स्थान उपलब्ध कराने एवं पर्यटन विकास के लिए इटावा सफारी पार्क की स्थापना की गई। प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क दुधवा लखीमपुर खीरी में है। वर्ष 87-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बाघ परियोजना में सबसे पहले कौन शामिल हुआ? यूपी की ओर से दुधवा। 2014 में यूपी सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को 2014 में। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 से 7 सप्ताह को वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। यही तो मसालेदार क्वेश्चन है, इसी पे ध्यान देना है। अब और कुछ देखते हैं। यूपी के रामसार आर्द्रभूमि स्थल, तो इन 10 को आप फोकस करो। करंट अफेयर्स आएगा तो जो बढ़े हुए होंगे ना उनको भी अलग से फोकस किया जाएगा। तो यूपी का करंट अलग आएगा। अभी हम फंडामेंटल पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार, रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में, सांडी पक्षी विहार हरदोई में,
ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक, आगरा में सूर सरोवर, और मुजफ्फरनगर बिजनौर में हैदरपुर, इसके अलावा बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार संत कबीर नगर में ये सब शामिल हैं। यूपी में खनिज संसाधन, तो उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई है। यूपी में पाए जाने वाले खनिजों में चूना पत्थर, कोयला, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सिल्मेनाइट, पायरोफाइलाइट, एंडालुसाइट 8 दक्षिणी जिलों में ये प्रमुख हैं। इसके अलावा 8 दक्षिणी जिलों में विशेष रूप से ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो दक्षिण के 8 जिले हैं यूपी में खासतौर से, उन पे आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। यूपी में खनिज कौन कौन से हैं। ठीक, तो राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई। यूरेनियम ललितपुर में मुख्यतः पाया जाता है। हीरा मुख्यतः बांदा एवं मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ठीक है, और खनिज बहुल जिला कौन से हैं, तो प्रयागराज, झांसी। ये ऐसे रैंडम नहीं आता, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में आता है। ठीक है, इग्नोर। भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में, नहीं इंपॉर्टेंट है। ये दो याद रखना, राज्य खनिज निगम की स्थापना और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है और डायमंड कहाँ पाया जाता है, हीरा। बस ये दो पे फोकस करो। प्रमुख खनिज संसाधन एवं संबंधित जिले, तो ललितपुर में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हैं, तो ये ढेर सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। तांबा, लौह अयस्क, डायस्पोर, प्लैटिनम, रॉक फॉस्फेट, यूरेनियम, पायरोफाइलाइट, सोना, बॉक्साइट। सोनभद्र में डोलोमाइट, संगमरमर, सोना, कोयला, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। झांसी में कांच बालू, एस्बेस्टॉस, डायस्पर, जिप्सम, सेल खड़ी, पोटास। एंड मिर्ज़ापुर में क्या क्या है, हीरा, संगमरमर, पायराइट। संगमरमर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, ध्यान रखना। चूना, डोलोमाइट, एंडालुसाइट एंड इमारती पत्थर, सैंडस्टोन, फायर क्ले। ठीक, ये हो गया। यूपी में कोयले की कौन सी प्राप्ति कहाँ पे होती है, तो सिंगरौली क्षेत्र, सोनभद्र। कांच बनाने योग्य बालू की प्राप्ति होती है गंगा यमुना नदियों से। तांबा संसाधन ललितपुर में फेमस है। राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को हुई। आइए और कुछ देखते हैं। यूपी में उद्योग, यूपी में उद्योगों की बात की जाए तो उद्योग धंधों से एक क्वेश्चन अक्सर आता है। तो यूपी में उद्योग धंधों का विकास कब हुआ, आज़ादी के पहले से, आज़ादी के बाद से, और ख़ास तौर से 91 के उदारीकरण की प्रक्रिया के बाद। ठीक है, और जिसमें कि यूपी सरकार की आर्थिक नीतियों और उनका जो एक इम्पैक्ट रहा, एक प्रभाव रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में सहभागिता और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिला। सैद्धांतिक स्वीकृत प्राप्त स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की संख्या कितनी है, 1। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किन किन जिलों के दायरे में आता है और क्या होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को आप फॉरेन टेरिटरी मानो, तब आपको समझ में आएगा। मतलब कि अगर सेज से कोई एक्सपोर्ट होता है, ठीक, तो या सेज से कोई एक्सपोर्ट होता है, लेट से कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स उत्तर प्रदेश में है और उससे लखनऊ में कोई सामान बेचा जाए तो उसे लखनऊ वाले इंपोर्ट की तरह खरीदेंगे। बिल्कुल वही कंडीशन लागू होते हैं, क्योंकि सेज में कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जिनमें प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और कई मामलों में भारत सरकार या प्रदेश की सरकारें जो होती हैं वो टैक्स फ्री या लो टैक्स कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उत्पादन यहाँ बढ़ाया जा सके। और एक्सपोर्ट को ध्यान में रखकर यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। एक्सपोर्ट मतलब विदेशों को एक्सपोर्ट। इसीलिए सेज में किए गए उत्पादनों को आप एक फॉरेन टेरिटरी के तौर पर इकोनॉमिक प्रिंसिपल के आधार पर समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट अगर कभी क्वेश्चन के तौर पर दिया जाता है तो आप उसे सही मानेंगे। ये बताना मेरा काम था। अच्छा, नोटिफाइड कितने सेज हैं, 23। नोटिफाइड का मतलब इनको भविष्य में सेज बनाने की कोशिश है।
औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज कितने हैं? 24। इसके अलावा हाँ, सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कितने हैं? 1। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कितने हैं? 24। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं? तो यह जून 2023 तक का जो डेटा है वो 13 है, 13। अब आइए देखते हैं कानपुर नगर के प्रमुख औद्योगिक संस्थान। तो कानपुर में कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक संस्थान हैं? चारों याद रख लो। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, जिसको यूपी का कहते हैं, 1952 में बना। लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1958 में बना। वित्तीय निगम 1954 में बना। औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण है, 1961 में बना। ठीक है, पहले कंपनी थी, अब प्राधिकरण है। कंपनी आपसे होते हैं, और प्राधिकरण जिसको आप अथॉरिटी बोलते हो, उसके लिए कुछ डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। वी विल सर्टेनली डिस्कस सम पॉइंट ऑफ टाइम। यूपी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1974 में बना, ये लखनऊ में है। लखनऊ में और कौन से हैं? तो उसमें उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, पिकअप जिसे बोलते हैं, ये लखनऊ के हो गए। ठीक है, सोनभद्र हिंडाल्को है, सिंगरौली है, सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला, ये चुर्क एवं डाला में सीमेंट कारखाना है। अब और ऊपर आते हैं, और हाँ, ये हैं उद्योग क्षेत्र से संबंधित प्रमुख तथ्य। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में। यूपी का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में बनी थी। काम का फैक्ट है, मैंने कहा था कुछ आज़ादी के पहले, कुछ आज़ादी के बाद, और कुछ 91 के उदारीकरण के बाद। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर। और हथकरघा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। आइए, यूपी में स्थित प्रमुख और उद्योग, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह बनारस में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स नैनी प्रयागराज में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। ऑप्ट्रॉन कैपेसिटेटर लिमिटेड लखनऊ में है। उर्वरक कारखाना फूलपुर प्रयागराज में है। दरी निर्माण, मैट, कालीन कहाँ पर? सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहां। औषधि निर्माण शाहजहांपुर, लखनऊ, कानपुर, झांसी। इत्र एवं सुगंधित तेल कन्नौज कहाँ गया? हाँ, ये सबसे पॉपुलर है। फिर जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गाजीपुर। गलीचा, मिर्ज़ापुर, भदोही, आगरा और वाराणसी। ये तो भदोही तो मुगल काल से फेमस है, समझ लीजिए। दिया सलाई उद्योग रामपुर, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ। दिया सलाई मतलब माचिस। ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर बहुत फेमस है, एंड गाजियाबाद। इसके अलावा हथकरघा एवं सूती वस्त्र मगहर, मुबारकपुर, मेरठ, टांडा, मऊ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। मुझे क्यों नहीं समझ आता इसमें मेरठ का नाम क्यों नहीं दिया। मेरठ में लकड़ी का काम होता है, क्रिकेट के बैट वगैरह काफ़ी बनते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग, तो लकड़ी के खिलौने लखनऊ, वाराणसी। खेल का सामान मेरठ, आगरा। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। मिट्टी के खिलौने आगरा, गोरखपुर। जरी और चिकन गोटे का काम लखनऊ एवं वाराणसी। समोर एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रमुख चिन्हित उत्पाद कौन है? एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है। जरी जरदोजी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर उन्नाव, कासगंज, बदायूं, चंदौली, बरेली, शाहजहांपुर, ओडीयूपी। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण कौसाम्बी केला के लिए, बलरामपुर दाल के लिए, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए, प्रतापगढ़ आंवला के लिए, और गोंडा दाल के लिए। गुड़ मुजफ्फरनगर, अयोध्या। मूंज उत्पाद, मूंज मतलब जो तिनके की जैसी चीज़ों से बना है, प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर।
झांसी सॉफ्ट टॉयज इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले। अमरोहा ढोलक, बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, हमीरपुर जूता, लखीमपुर खीरी एवं श्रावस्ती के लिए जनजातीय शिल्प, औरैया देसी घी, याद रखना आपकी बार के लिए काम का है यह। मेरठ, मैं बोल रहा था क्रिकेट के बल्ले वगैरह यहाँ बनते हैं, आप देख लीजिए खेल का सामान। घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद कहाँ? एटा में। अरे तुम लोग घूमने जाओ तो ये सब चीज़ें देख के जरूर आओ, है ना। फर्नीचर महाराजगंज में, वाराणसी बनारसी रेशम की साड़ी, गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र, ठीक है। पीलीभीत बांसुरी, देख लो बांसुरी कहाँ पे बजते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास। चलिए, यूपी जब संयुक्त प्रांत था तो पशुपालन विभाग की एक पृथक इकाई के रूप में 1944 में एक विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि एवं पशुपालन को बेहतर योगदान कर रहा है, जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान 2021-22 के अनुमान के आधार पर तथा 2020-21 के अंतिम अनुमानों के आधार पर 6.6% या 7% के आसपास है। तो आप इसे जो है फाइनली आप 6.6% अभी मान के चलिए। कुछ काम की बातें। उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के प्रमुख आयाम: उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन, पशु पोषण। 20वीं पशु गणना 2019 से संबंधी प्रमुख तथ्य, तो 2019 वाली 20वीं थी। उत्तर प्रदेश में कुल पशु 68 मिलियन, देश में पहला स्थान है, इंपॉर्टेंट। कुल गोवंशी पशु 19 मिलियन, देश में दूसरा स्थान है। तो पहला कौन सा है, पता लगा के कमेंट करके बताओ। अगर यूपी दूसरा है गोवंशी पशुओं के मामले में, तो पहला कौन सा है। यूपी में कुल महिष वंशी 33 मिलियन, देश में प्रथम स्थान। महिष मतलब भैंस और भैंसा होते हैं। नाउ यूपी में बकरियों के मामले में 14.5 मिलियन है। पश्चिम बंगाल के बाद देश में तृतीय स्थान, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के बाद देश में तृतीय स्थान, ठीक है। यूपी में भेड़ों की कुल संख्या, ये मिलियन तो नहीं याद रखना। यूपी में सूकरों की संख्या, ये भी संख्या नहीं याद रखनी, है ना। वर्ष 22-23 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन 426 ग्राम था। एक बात याद रखना, पिछले साल के पेपरों में देखा गया है कि जैसे 2023 में 2020-21 तक के डेटा पूछे गए, 2022 के पेपर में 2019-20 तक के डेटा पूछे गए, 2024 के पेपर में 2022-23 का डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। सर्वप्रथम कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद कब बनी? ये यूपी की पहली है, 1907। देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी लिमिटेड की स्थापना कभी 1937 में। और प्रदेश में दुग्ध विकास को गतिशील बनाने के लिए दिशा में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1962 में बना। चलो कुछ और। हाँ, अंडा उत्पादन में 9वां स्थान है, नहीं इंपॉर्टेंट है। दूध में प्रथम स्थान है, ये इंपॉर्टेंट है। मांस उत्पादन में प्रथम है, ये भी ध्यान दे लो चूँकि एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। ऊन उत्पादन में 6वां है, ठीक है, 6वां है। और राजस्थान का प्रथम स्थान है ऊन उत्पादन में। देख लो मांस के मामले में यूपी नंबर 1। बाबा जी बातें बहुत करते हैं। यूपी की जनजातियाँ, भारतीय कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.9% भाग यूपी में रहता है। जनजातियाँ, ट्राइब्स बहुत कम है उस हिसाब से। यूपी की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। राष्ट्रपति के संविधान आदेश 1967 किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां। यूपी आदेश 1967 के तहत यूपी उत्तराखंड सहित 5 जनजातियों में भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड के पृथक हो जाने के बाद 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। तो अब राज्य की प्रमुख जनजातियां कौन हैं, हमको ये पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो जौनसारी, राजी, थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, बैगा, ये 5 3 4 7 अब इन प्रमुख जनजातियों को याद रखना। माहीगीर
जनजाति समुदाय उत्तर प्रदेश में अब ओबीसी की सूची में शामिल हो गया है। कौन सा? माही गीर। कहाँ पाया जाता है? बिजनौर में। और रिलीजन फॉलो करता है ये इस्लाम। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इनका मछली पकड़ना। स्वतंत्रता पूर्व अभिलेखों में मुस्लिम जनजाति के रूप में, परंतु ये भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व अभिलेखों में मुस्लिम जनजाति के रूप में, परंतु वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य में ये जनजाति के रूप में नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। माही गीर इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, बुक्सा भोक्सा जनजाति, तो इनके बारे में, बुक्सा या भोक्सा जनजाति के बारे में प्रमुख आराध्य इनकी कौन है? चामुंडा की पूजा करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बिजनौर में। और बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति को तख्त कहते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। देख लो कितने खूबसूरत हैं बुक्सा जनजाति के लोग। साथ में थारू जनजाति के बारे में देखिए। थारू विकास परियोजना बनी है 3 अक्टूबर 1980 को, नहीं याद करना। तराई क्षेत्र गोरखपुर में थारू पाए जाते हैं, ये काम का फैक्ट है। किरात वंश से संबंधित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शारीरिक रचना, छोटा कद, पीला रंग, चौड़ी मुखाकृति, ये भी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के लट्ठों एवं नरकुलों में ये भवन निर्माण करते हैं, इंपॉर्टेंट। संयुक्त परिवार का पालन करते हैं और दीपावली को शोक का पर्व मनाते हैं। ये पहले पूछा जा चुका है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक का पर्व मनाती है, उसका नाम है थारू। और विवाह कौन से करते हैं? बदला विवाह, मतलब अगर किसी के एक बेटा एक बेटी है, किसी के एक बेटा एक बेटी है, तो वो आपस में एक दूसरे से क्रॉस मैरिज कर लेते हैं जाके। ठीक है, इसे बदला विवाह कहते हैं। समझ आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो कमेंट करो। वैसे मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया होगा। प्रमुख त्यौहार बजहर कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सोनभद्र की प्रमुख जनजातियाँ, तो चेरो, पहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, भुइया। ठीक, क्लिक कराओ। जौनसारी जनजाति के प्रमुख उत्सव हैं भिक्षु, पंचोई और दियाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके प्रमुख नृत्य हैं रासो, घूमसू, घी, धुंचा, सराई, अंडे कंडे, झेला, घोड़ो, जंगबाजी। ये यूपीपीएससी क्या क्या पढ़ाएगा। खरवार जनजाति, तो खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है कर्मा, मूल निवास है पलामू, झारखंड। ठीक है, आइए और इनको थोड़ा और पढ़ लेते हैं। उपजातियाँ किसकी, कौन सी जनजाति चल रहा है भाई? खरवर जनजाति की उपजातियाँ कौन से? गंजू, मुझाइली, मगौती, राउत, खैरी, अरमिया, सूरजवंशी, पटवंदी, दौलतमंदी। इनके प्रमुख देवता कौन से हैं? घमसान, गुरैया, बदौस, बनसंती, दूल्हा देव। इनके प्रमुख निवास वाराणसी, बलिया, सोनभद्र, देवरिया और गाजीपुर में पाए जाते हैं। चलो, अनुसूचित जनजातियां 2023 में जो घोषित हुई, तो वो जनजाति कौन सी हैं? गोंड समूह, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी, राज, ये हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इन स्थानों पर पाए जाते हैं। तुक्का के सहारे जिंदा रहने तो ठीक है, अदरवाइज क्लिक करो और याद करो। खारवर समूह, खारवर या खैरवर, ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र। देखो, मेरा कहने का मतलब ये तुम याद नहीं कर सकते ना, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। हमेशा रैशनल रहना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर पढ़ना चाहिए। अगर मुझे कल पता हो कि इससे एक क्वेश्चन आना तय है तो बैठ के याद कर लो, गारंटी नहीं है तो थोड़ा सा रिस्क लो। ठीक है, सहरिया ललितपुर में पाए जाते हैं और परहिया सोनभद्र में पाए जाते हैं। इनको याद कर सकते हो चूँकि ये सिंगल हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछा भी ऐसे ही जाता है। बैगा सोनभद्र में पाए जाते हैं। पंखा या पनिका सोनभद्र, मिर्जापुर दोनों जगह पाए जाते हैं। अगरिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र वाराणसी में, भुइया सोनभद्र में। ठीक, 24 दिसंबर 2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश आदेश के द्वारा गोंड समूह के जनपद संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही आदि शामिल किए गए हैं। 4 और डिस्ट्रिक्ट हैं किसके? गोंड समूह के। आओ और कुछ काम के फैक्ट देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह में गोंड नंबर 1 पर है, ये याद कर लो, ये तुम्हारे काम का है। गोंड नंबर 1 पर, खरवर 2 पर, थारू 3 पर। ठीक है, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा महाविद्यालय की स्थापना की गई लखीमपुर खीरी में। किसके लिए? थारू। यूपी राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में लागू की गई योजना है सैनिटरी मार्ट योजना। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आओ परिवहन एवं संचार की कुछ बातें समझते हैं।
परिवहन एवं संचार में अवसंरचना विकास हेतु सड़क मार्गों, संचार सुविधाओं के विकास की प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क, रेल, वायु, जल हैं और सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 को भारत में यूपी में प्रारंभ हुई। डाकघर कितने नहीं याद करो। सूचना केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म विश्व का गोरखपुर में है। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नई 1911 में। यूपी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लोकसभा निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लंबाई नहीं याद करना। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई नहीं याद करना। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि देश में स्थान है दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? महाराष्ट्र। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH-19 दिल्ली कोलकाता वाला, ठीक है। NH-19। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1972 में हुआ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई, अब चूंकि ये नए एक्सप्रेस में है, इनकी लंबाई पता होनी चाहिए, 91 किलोमीटर। लाभान्वित जिले गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, ये भी पता होना चाहिए। गोरखपुर जिले से जैतपुर बाईपास पता होना चाहिए। को आजमगढ़ जिले से सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। आजमगढ़ जिले के सालारपुर में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाके जुड़ जाता है। चलो काम की बात। यमुना एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट, पहले इसे ताज एक्सप्रेसवे कहा जाता था। कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। नोएडा टू आगरा। संबद्ध जिले आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर। फाइन, 5 हो गए। एंड लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई है 302.222 मीटर। एंड लाभान्वित जिले आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ। ठीक है, ये काम का है, ये भी काम का है। ये नए एक्सप्रेसवे हैं, नए कॉन्सेप्ट पर हैं, तो इनको हम थोड़ा फोकस कर सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। लंबाई है 593। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। हरदोई, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, बदायूं, प्रयागराज, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, रायबरेली, ये सब कनेक्ट होते हैं। ठीक है। सो एक किनारे मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल है, तो दूसरे किनारे प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, देन रायबरेली, देन बदायूं। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई है 340 मीटर और लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर अमेठी और गाजीपुर से मध्य लखनऊ के बीच में ये विकसित किया गया है। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शिलान्यास हुआ 2020 में मोदी जी के द्वारा। लंबाई है 296 किलोमीटर। ओके। गोंडा गांव, भरतपुर, चित्रकूट, झांसी, प्रयागराज राजमार्ग से प्रारंभ होता है। इटावा, कोटरेल के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जुड़ता है। औरैया, जौलौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट पड़ते हैं। कैसे? इस क्रम में। ठीक है, इस क्रम में। यूपी रेल परिवहन, देखो इतने सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब लेटेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लेटेस्ट अगर लास्ट 1 ईयर में या एटलीस्ट 6 मंथ में कुछ हुआ होगा तो वो ज़्यादा काम के आते हैं। फिर भी एक तो आता है इस तरह क्वेश्चन, तो ध्यान दे लेना चाहिए। यूपी रेल परिवहन, इसमें कुछ देखने लायक है। हाँ, प्रथम रेलगाड़ी प्रदेश में कहाँ चलाई गई? तो इलाहाबाद अब प्रयागराज से कानपुर 1859 में। ठीक। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय। ओके, ये सब कुछ नहीं काम का है। यूपी में कुल कितने रेल प्रभाग हैं? सब बेकार है। आगे, हाँ ये ठीक है। रेलवे सवारी डब्बों में कोच निर्माण का कारखाना लालगंज में, रायबरेली। विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। आइए और कुछ देखते हैं। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। ओके, वाटरवेज राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या, ये प्रयागराज से हल्दिया तक, जिसकी कुल लंबाई है 1620। एक साइड प्रयागराज है, वाराणसी नहीं। 1620 किलोमीटर और ये गंगा नदी से होकर गुजरता है। यूपी वायु परिवहन, तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय में ध्यान दो। कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यूपी में? 5। कुशीनगर, अयोध्या जिसको कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कहते हैं। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड का मतलब नया बनाया गया है, जेवर में, अभी निर्माणाधीन है।
वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी और कुछ। एंड इसके अलावा अन्य हवाई अड्डे जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं हैं तो कहाँ कहाँ पे हवाई अड्डे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। बरेली, अमेठी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, सहारनपुर, गाजियाबाद, ललितपुर, झांसी, गोरखपुर, इन सभी जगहों में हवाई अड्डे हैं एंड कानपुर। ठीक, तो यूपी में कई सारे हवाई अड्डे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हैं पाँच। एक तो बनी रहा है खैर अभी। सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा गोरखपुर में है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट लखनऊ में है। भारतीय सेना एयरपोर्ट झांसी में है। ओके, पराटूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है म्योरपुर सोनभद्र में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। कृषि, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट हमें एक क्वेश्चन काम का मिल जाएगा। जैसे ये अभी रिसेंट में आया था कि कृषि जलवायु प्रदेश यूपी में कितने हैं, 9। चकबंदी कब लागू हुई, 1954, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1954 बोलेंगे इसको, है ना। किसान मित्र योजना तो 18 जून 2001 को, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में, इसको थोड़ा देख लेंगे। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830 में है प्रदेश की। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान बही योजना 1992 में लागू हुई। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। किसान रथ योजना 2011 में। नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना भी इंपॉर्टेंट है। किसान मित्र योजना लिटिल बिट, ये चकबंदी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कक्षा 11 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एंड यूपी में अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि है। ठीक, कृषि, स्पाइन ऑफ इकोनॉमी इन द यूपी इज एग्रीकल्चर। ठीक, तो देश में के कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। सकल सिंचित क्षेत्र में 229.94 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये सकल था, ये निवल है, 144.16। सकल और निवल का क्या अंतर होता है? देखो, नेट अगर बात करें तो लैंड सिर्फ इतनी है जो अंडर इरिगेशन में है, सिंचित क्षेत्र है। लेकिन अगर मान लो इसी क्षेत्रफल पे किसी जगह पे दो बार एक साल में 2 फसलें होती हैं तो उसे 2 काउंट किया जाएगा, नॉट 1। मान लो 144 लाख हेक्टेयर है, पूरी भूमि में 2 बार खेती की जाती है तो सकल सिंचित क्षेत्रफल 144.16 का 2 गुना हो जाता। ये मतलब समझो। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 163.68 लाख हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता इटावा की है। बस ये आपका इन सारे पॉइंट में सबसे ज़्यादा काम का ये है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है एंड ये शुद्ध, ठीक, ग्रॉस नहीं, शुद्ध मैटर करता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता इटावा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाधिक क्षेत्र बांदा में है और सर्वाधिक उत्पादक फतेहपुर है। देख लीजिए, प्रति हेक्टेयर इटावा, सर्वाधिक उत्पादक फतेहपुर और सर्वाधिक क्षेत्र बांदा। किस फसल के लिए? अरहर के लिए। अरहर के लिए सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अरहर का, फतेहपुर में। सर्वाधिक उत्पादन के लिए क्षेत्र कहाँ पर है? बांदा में। और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे अधिक किस अरहर की कहाँ पर है? इटावा में। अरहर के बारे में इतनी बातें याद रखना। चलिए, मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई में है। मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता हरदोई में है और सर्वाधिक क्षेत्र कन्नौज में है और सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला है बहराइच। ये प्रति हेक्टेयर होना चाहिए, ये वाला प्रति हेक्टेयर में हरदोई और सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला बहराइच, इस तरह होना चाहिए। और कन्नौज में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। ओके, यूपी कृषि निर्यात जून सहारनपुर से आम, आगरा से आलू और लखनऊ से आम के लिए है एक्सपोर्ट फैसिलिटी। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रदेश में ऊर्जा शहर योजना की शुरुआत हुई 2008 में। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। यूपी में किसान मित्र योजना शुरू हुई 2009 में। चकबंदी योजना लागू हुई 1954 में। आओ और जरा कुछ देखते हैं। हाँ, यूपी में रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? रबी की फसलें, ये एक क्वेश्चन आपको मिल गया, इसे तैयार कर लो, इस साल हो जाएगा एक काम। जौ, देखो तुम गेहूं जानते हो, मत याद करो, ये सही है। एक मिनट, गेहूं जानते हो, मत याद करो। और क्या जानते हो? आलू जानते हो, ये भी मत याद करो, है ना। सरसों जानते हो, गेहूं के साथ होता है, मत याद करो।
लाही जो काला सरसों होता है उसको बोलते हैं, ये भी गेहूं के आसपास ही होता है, मत याद करो। मटर उसी के आसपास होता है, मत याद करो। चना गेहूं के साथ होता है, मत याद करो। तंबाकू पर याद कर लो, क्या कमाल का है ना, सब याद करो। गेहूं, जौ, तंबाकू, सरसों, सरसों, आलू, लाही, मटर, चना। इसके अलावा यूपी की खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? चावल के जो भाई बहन हैं, मक्का, कपास, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सनई, चावल। ठीक। और उत्तर प्रदेश की जायद फसलें कौन कौन सी हैं? जायद फसलें मतलब ये अप्रैल मई वाली, प्याज, तंबाकू, खरबूजा, काशीफल, ककड़ी, तरबूज। इसके अलावा जौ की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झांसी में। और सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? झांसी। सर्वाधिक जौ उत्पादक जिला है एटा। जौ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सबसे ज़्यादा है एटा में। एटा के किसान जोरदार हैं भाई। और बाजरा सर्वाधिक उत्पादकता है मैनपुरी की, सर्वाधिक क्षेत्र है बदायूं का, और सर्वाधिक उत्पादक जिला है आगरा। फाइन। गेहूं, ये वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा काम का है, यूपी की स्पाइन है गेहूं। सर्वाधिक उत्पादक जिला है हरदोई, सर्वाधिक उत्पादकता है बागपत, और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है हरदोई में। हरदोई वाले गेहूं बहुत ज़्यादा उपजते हैं भाई। यूपी में चावल, ओके, चावल के बारे में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? आजमगढ़। सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ है? बिजनौर की। और सर्वाधिक उत्पादक जिला है शाहजहाँपुर, चावल के मामले में। फाइन। जवार के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है बांदा, और सर्वाधिक उत्पादकता भी बांदा में होती है जिला के मामले में, जबकि उत्पादकता है सोनभद्र में। उत्पादक जिला है बांदा, क्षेत्र है बांदा में। आइए और कुछ काम की चीज़ें देखते हैं। एंड केला, केला केला केले की कुछ वैरायटी, चीनी, चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर, मालभोग। इसमें दो देखो, चंपा और दूधसागर पहले पूछा जा चुका है, ये केले की वैरायटी हैं, याद कर लो। केले की प्रमुख किस्में हैं, ये याद कर लो। अमरूद की प्रमुख किस्में तो लखनऊ सरदार, इलायची सफ़ेदा, सुरखा, ललित, ये चार अमरूद की प्रजाति हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे हल्के मत लेना, बहुत जोरदार तरीके से तैयार करो। ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, सरल क्वेश्चन होते हैं ये। आम की प्रमुख फसलें तो प्रमुख उत्पादक जिले लखनऊ, बरेली, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर, ये प्रमुख जिले हैं। ठीक। अब इसकी वैरायटीज़, सो वैरायटीज़ में स्टेम आम सहारनपुर मेरठ में है, लंगड़ा आम मेरठ वाराणसी में है, दशहरी आम मलिहाबाद क्षेत्र लखनऊ में है। फाइन। एंड उत्तर प्रदेश की में पान की प्रमुख किस्में कौन से हैं? तो कलकतिया, रामटेक, मगही, सांची, बंगला, मीठा, महोबा, बनारसी, कपूरी, देशावरी, ये आम की प्रमुख प्रजातियां हैं। एंड फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो चावल 15.27 मिलियन टन होता है। एंड देश में उत्तर प्रदेश का हिस्सा है 11.72%, और भारत में जो स्थान है वो द्वितीय है चावल के मामले में। बाकी गेहूं, कुल खाद्यान्न और गन्ना के मामले में है प्रथम। यूपी इज़ फर्स्ट इन टॉप इन इंडिया। और देश में प्रतिशत गेहूं का 31% यूपी में होता है, गेहूं का कुल खाद्यान्न का 17.77% यूपी में होता है, और गन्ने का 41% यूपी में होता है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में होता है। गन्ना, गेहूं, चावल, ये चारों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। और यूपी में उत्पादन टन के मामले में चावल हमने बताया 15.27 मिलियन टन है, गेहूं 33.95 मिलियन टन है। अगर ये कहा जाए चावल से दोगुना गेहूं का उत्पादन होता है तो कथन सही है। कुल खाद्यान्न 56.11 मिलियन टन है, आधे से ज़्यादा तो गेहूं आता है ना। और गन्ना 1.77, गन्ना देखो अनाज नहीं है इसलिए उसका अलग है, 177.743 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। तो यूपी में फूलों की प्रमुख कृषि कहाँ पर होती है? प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी। पान प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? महोबा में, ये आपको नहीं याद करना पड़ेगा, पान वहीं उधर ही होता है। आंवला उत्पादक है प्रतापगढ़, ये भी आपको पता है, नहीं याद करना पड़ेगा। लीची याद करना, सहारनपुर और मेरठ। ठीक है। अमरूद प्रयागराज तुम्हें पता है, कौशाम्बी पता है, कोई दिक्कत नहीं। आलू निर्यात जोन आगरा में हम पहली बात कर चुके हैं। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर? गाजीपुर, ये फैक्ट यहाँ से आप पकड़ लो। और देश में पुष्प इत्र बनाया जाता है कन्नौज में, ये भी आपको पता होगा क्योंकि वो पॉपुलर इसलिए। आइए, यूपी का इतिहास मज़ेदार है। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य क्षेत्र कहलाता था। मध्य क्षेत्र कहलाता था। ये पहला फैक्ट आपके काम का मिल गया। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन कम से कम इस साल मिलेंगे। ठीक, हर साल आते हैं इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन यूपी के इतिहास से मिलते हैं। मध्य देश, जिसको अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसमें कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल 8 महाजनपद थे। कितने?
8। कितने महाजनपद? 8। कितने महाजनपद? 8। याद हुआ? 8। यूपी 8। कुरु पांचाल काशी कौशल सुरसेन चेदी वत्स मल्ल। मेरे साथ जोर से बोलो, कुरु पांचाल काशी कौशल सुरसेन चेदी वत्स मल्ल। ये 8 महाजनपद यूपी को बिलोंग करते हैं। वंस अगेन, कुरु पांचाल काशी कौशल सुरसेन चेदी वत्स मल्ल। फाइन। वैदिक संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र था। उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों के रास्ते में पड़ने के कारण, दिल्ली और पटना के मध्य उपजाऊ का मैदान होने के कारण उत्तर प्रदेश के इतिहास उत्तर भारत के इतिहास में एक अभिन्न संबंध है। फाइन। प्राचीन काल में यूपी उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल के महत्वपूर्ण संबंधी साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज जिसमें बेलन घाटी महत्वपूर्ण है, चंदौली जिसको चकिया भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण कालीन इतिहास कहाँ से है? आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के आसपास, बड़ा गांव, हुलास, दोनों सहारनपुर में है। तो मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखना, मेरठ और सहारनपुर, 2। ठीक। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुआ, याद रखना, मेरठ और सहारनपुर, मेरठ और सहारनपुर। बेलन घाटी, चूंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुरातत्व की खोज और खुदाई हुई प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में, ये नाम याद रखना। पूरा स्थल लोहदा नाला नाम याद रखना। प्राप्त उपकरण कौन से हैं? तो पाषाण उपकरण और अस्थि उपकरण। अस्थि द्वारा निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। बता नहीं पाओगे अगर ये पढ़ा नहीं है तो, ठीक है ना। यहाँ से नहीं देखा तो बता नहीं पाओगे और कहीं भी ढूंढने मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ यूपी का इतिहास अलग से पढ़ो। मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य, तो उसमें सराय नहरराय प्रतापगढ़ में है, मानव अस्थि पंजर और 14 सावधान, वो पूर्व पाषाण काल था, ये मध्य पाषाण काल है। 14 सावधान मृतक का सिर पश्चिम दिशा की ओर, ये याद रखना। सिर किधर है? पश्चिम दिशा की ओर। 8 गर्त चूल्हे, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। महदहा प्रतापगढ़ में मानव अस्थि पंजर, सिल लोढ़े, गर्त चूल्हे। सिल लोढ़े जिससे आप पुराने टाइम में चटनी बनाई जाती थी, लहसुन पीसी जाती थी, वो। चुपानी मांडो मेजा प्रयागराज में है, झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ में जिसमें 41 सावधान है, हड्डी और सींग, आभूषण और गर्त चूल्हे मिले हैं। 41 सावधान दमदमा पे हैं, 14 समाधान सराय नहरराय में हैं, हड्डी एवं सींग मिली है और आभूषण मिले हैं। गर्त चूल्हे यहाँ से भी मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं, दोनों जगह। आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो डमडमा। यूपी मध्य देश में 2 राजधानी वाले महाजनपद, कौशल, पांचाल, नॉट पांचाल, मल्ल, ये 2 राजधानी हैं। मल्ल की राजधानी, कौशल की राजधानी, ठीक है। 2 राजधानियों वाले महाजनपद, तो कौशल और मल्ल, इनकी 2 राजधानियां थी। कुरु के बारे में विस्तार, मेरठ से दिल्ली तक, और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुर, ये 2 राजधानी थे इसके। एंड भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य, तो चावल का साक्ष्य 9000 से 8000 साल ईसा पूर्व है, और गेहूं का साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व है, जिसमें मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान ये स्थान है। कोल ढीवा प्रयागराज में है, जहाँ से चावल का पहला साक्ष्य मिला, चावल के साक्ष्य वाला स्थल। ओके, नॉट पहला, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल ढीवा चावल के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य चावल के। हाँ, प्राचीनतम ये शब्द काम का है। तो सबसे पहले क्या मिला? चावल, उसके बाद गेहूं, ये याद रखना। आलमगीरपुर मतलब वर्तमान मेरठ, कपास उपजाने के साक्ष्य हैं अतीत में, और हड़प्पा कालीन वस्तुएं यहाँ से मिली हुई हैं। 16 महाजनपदों में से 8 यूपी में हैं। फिर से याद करो, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ठीक। ये इसके अलावा कौशल महाजनपद की अवस्थिति है अवध क्षेत्र में, और यहाँ पे सतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र है। अब ये याद करो, इसे नोट कर लो, ठीक। चलो, इसकी राजधानी, उत्तर पथ की राजधानी साकेत अयोध्या में है, दक्षिण पथ की राजधानी श्रावस्ती जिले में है, सहेत महत उस समय कहा जाता था। श्रावस्ती जिले में सहेत महत इसे कहा जाता था। ये दोनों बातें आप याद कर लो, काम की हैं। प्रमुख महाजनपद एवं राजधानियाँ, तो पांचाल जिसका क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक था। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र, दक्षिणी भाग की राजधानी कामपिल्य। मल्ला क्षेत्र देवरिया, गोरखपुर, और राजधानी इसकी कुशीनगर, कसिया उस समय कहा जाता था, और पावा, पटरौना जिसको अब कहा जाता है। कुशीनगर उस समय था, कसिया भी कहा जाता है, पावा को अब पटरौना कहा जाता है। वत्स क्षेत्र प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र, जिसकी राजधानी कोसम थी, वर्तमान में कौशाम्बी में पड़ता है। सुरसेन की राजधानी जो कि मथुरा क्षेत्र में आता है, मथुरा के सीमावर्ती क्षेत्र थे और राजधानी मथुरा ही थी।
कनिष्क ने मथुरा के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों संपन्न हुए वैशाख पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ व्यतीत किए? कौशल राज्य में वर्षा काल। ठीक है। चेदी महाजनपद की राजधानी थी तो सुक्तिमती, बांदा के पास, जिसको सोतिवती भी कहते हैं, बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अयोध्या अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो दिए हैं। ठीक है। और शुंग, कुषाण, गुप्त वंश के शासकों द्वारा संबंधित अवशेष प्राप्त हुए अतरंजी खेड़ा से। ठीक है। शुंग, कुषाण तथा गुप्त वंश के शासकों से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए अतरंजी खेड़ा में। अयोध्या, जिसका प्राचीन नाम था अयाज्या, अशोक द्वारा एक स्तूप यहाँ पर निर्माण किया गया था। आदिनाथ समेत 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है जैन ग्रंथों के अनुसार। आदिनाथ की भी है। ठीक। अयोध्या से तो क्वेश्चन आएगा इस साल। अयोध्या में जन्मे जैन तीर्थंकर कौन से हैं? तो हमने थोड़ी देर पहले अभी बात किया। एक तरफ से देख लेते हैं। तो ऋषभनाथ, इसके अलावा अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, जिसमें प्रथम ऋषभनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। चलिए, आदिनाथ इन्हीं को ऋषभनाथ को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अभिनंदननाथ, अजीतनाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ और ऋषभनाथ। ऋषभनाथ ही आदिनाथ थे, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। यूपी के प्रमुख जैन तीर्थस्थल कहाँ कहाँ पे हैं? बिल्कुल याद करो। कौशाम्बी, काकड़ी, श्रावस्ती, महोबा, देवगढ़। 9। कौशाम्बी, यहाँ पे 6ठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित है। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ से संबंधित है। एंड विख्यात सोमनाथ मंदिर यहीं पे है। ठीक है, का स्थल यही है, श्रावस्ती है। महोबा खोखर पहाड़ या गोखर या खोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। 24 तीर्थंकरों की। जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु देवताओं के किले के रूप में विख्यात है देवगढ़। जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला देवगढ़। झांसी में, झांसी या ललितपुर में से कंफर्म करके बताओ, झांसी या ललितपुर। काकड़ी, 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ, जिन्हें पुष्दंत भी कहा जाता है, इनका निवास स्थल देवरिया में है। जो काकड़ी कहाँ पड़ता है? देवरिया में। ये इंपॉर्टेंट है टेबल। ठीक। अहिछत्र, तो इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मित्र उपाधि वाले सिक्के, राजाओं के सिक्के यहाँ से मिले हैं। गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति की प्राप्त हुई है। अहिछत्र का शासक अच्युत समुद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ था। कन्नौज, कान्यकुब्ज इसका पहला नाम था और इसकी पहली बस्ती के साक्ष्य मिले। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभाण तथा कुषाण युग के तक के गुर्जर प्रतिहारों तक के मृदभाण मिले हैं। राष्ट्रकूट शासकों से संबंधित था। और अच्छा, ट्राइपार्टाइट संघर्ष का पार्ट था ना कन्नौज, तो यहाँ पर राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार कहाँ गए? ये गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों के बीच में यहाँ पे संघर्ष हुआ। पाल प्रतिहार गुर्जर, पाल प्रतिहार गुर्जर, याद कर लो। पाल प्रतिहार गुर्जर। पाल बंगाल के थे, राष्ट्रकूट गुजरात राजस्थान के थे, और गुर्जर प्रतिहार मध्य प्रदेश राजस्थान के थे, और राष्ट्रकूट साउथ के थे। कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? तो गुर्जर प्रतिहारों ने। ठीक है, आइए और देखते हैं। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। बौद्ध काल के समय नामकरण कपिल ऋषि के वास होने के कारण पड़ा। ठीक है। काशी, जिसका कि अथर्ववेद में सबसे पहले जिक्र आता है, याद कर लो। दिवोदास ने महाभारत के अनुसार दिवोदास ने स्थापना की है। महाभारत के अनुसार दिवोदास ने काशी की स्थापना की और अथर्ववेद में इसका सबसे पहला जिक्र आता है। इसकी राजधानी थी वाराणसी। अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ पे मिले? यूपी में। तो लघु, ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब की बार इतिहास से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी के। लघु शिलालेख अरोरा मिर्जापुर, लघु स्तंभ लेख सारनाथ कौशाम्बी, राजकीय घोषणाएं लघु स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण, महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश, सांची सारनाथ के लघु स्तंभों से मिला। और रानी का अभिलेख अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। क्या? रानी का अभिलेख,
रानी के अभिलेख में कि अशोक की बीवी करवाकी ने कुछ डोनेशन वगैरह किए। ठीक है। देवगढ़, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, ललितपुर में है, कन्फर्म हो गया ना, झांसी में नहीं, ललितपुर में देवगढ़। साक्ष्य गुप्त काल के स्थापत्य एवं मूर्तिकला प्रसिद्ध मंदिर है दशावतार, जो कि गुप्तों से संबंधित है, जिसमें 4 मंडप है और 12 मीटर ऊंचा शिखर है। ठीक। हर्षवर्धन के लिए ये प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, प्रत्येक 5वें वर्ष, याद रखना। ताम्रदान पत्र लेख बांसखेड़ा से प्राप्त ब्राह्मी लिपि जो संस्कृत भाषा में लिखित है, संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि, बांसखेड़ा ताम्रदान पत्र, हर्षवर्धन। इतनी बातें एक साथ करो। हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है इस लेख में। ठीक है। आइए और कुछ देखते हैं। व्यापारिक केंद्र श्रावस्ती से संबंधित, तो ये उत्तर पक्ष और दक्षिण पथ मध्य पथ तीनों का व्यापारिक केंद्र था। इसके अभिलेख कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित थीं, जैसे कि साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन महाविहार श्रावस्ती में बौद्धों को अनुदान दिया। ठीक है। साहूकार किसने? अनाधि पिंडक ने। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि है श्रावस्ती। कमाल की इंफॉर्मेशन है। ओके। भीतरगांव जो कि कानपुर में है, गुप्तकालीन यहाँ पे मंदिर है जो कि केवल ईंटों से बना हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें शिखर है, ऊंचा चबूतरा है, छत पिरामिडकार है। ठीक। सारनाथ के प्रमुख तथ्य क्या है? पूर्व नाम इसका इसी पत्तन मिगदाव या ऋषि पत्तन मृगदाव कह सकते हैं। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन यहाँ से होता है। अशोक द्वारा सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, जो कि भारत के राज्य चिन्ह का हिस्सा है। और ह्वेनसांग के समय थेरावाद का प्रमुख केंद्र था। ये थेरावाद बुद्धिज्म की एक शाखा है। गुप्तकालीन धमेक स्तूप यहीं पर है और फाहयान द्वारा इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है धमेक स्तूप का। ठीक। चलिए मध्यकाल के बारे में कुछ बातें करेंगे कल, लेकिन एक और बात याद रखना। ठीक है ना, इतिहास इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, कृषि बहुत अच्छा दिया हुआ है, भौगोलिक संरचनाएं बहुत अच्छा दिया हुआ है इस मैगजीन में। अच्छे से याद कर लो। यूपी से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिलाओगे, इतिहास भूगोल सब कुछ, तो 20+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20+ क्वेश्चन। अगर आप इतिहास भूगोल को क्वेश्चन एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, ये यूपी वाले यहीं से मिलेंगे। ठीक है। और कल हम लोग मध्यकाल के कल या अगले सेशन में, कल या परसों जब भी आएगा, क्योंकि कल तो शायद करंट अफेयर्स का सेशन आए तो, या एनवायरनमेंट का सेशन आ सकता है, तो मध्यकाल के बारे में हम लोग निश्चित पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको 1 से 2 बार देखोगे निश्चित आपको याद हो जाएगा। बाकी दी कॉन्सेप्चुअल है, इसको सब्सक्राइब करें एंड हमारा ऐप डाउनलोड करो फ्री टेस्ट सीरीज एक्सेस करने के लिए। दी कॉन्सेप्चुअल IAS, दी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस नाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेंगी। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यूपीएससी के लिए चल रही है, सीसैट के टेस्ट सीरीज फ्री अवेलेबल है। मेंस में टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस तीनों एग्जामों के लिए चल रही है, तो ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय।